हाँ, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला और आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत काला शो। कोविड के ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक टॉपिक जो काफ़ी लोगों ने डिमांड करी है और मुझे भी लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पोस्ट कोविड सिम्टम। पोस्ट कोविड सिम्टम्स तो काफ़ी लोगों को पता है कि कोविड होने के बाद पोस्ट कोविड मतलब कोविड होने के बाद भी क्या क्या सिम्टम रह जाते हैं कुछ लोगों को, और कई लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। 10% लोगों को ये देखा गया है कि उनके सिम्टम काफ़ी लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं। 10% लोगों में 3 महीने के बाद भी देखा गया है कि उनके अंदर 10% लोगों में ये सिम्टम रहते हैं, और जबकि ज़्यादातर लोगों के सिम्टम 3 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। कौन कौन से सिम्टम होते हैं? जनरली थकान, हल्का बुखार, सिर दर्द, थकान के अलावा सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द, उसके अलावा न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, घबराहट, बेचैनी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिम्टम रह जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये वायरस लंग्स पे असर करता है सबसे ज़्यादा, तो आज मैं बात करूँगा उसी की कि आखिर जब हमें कोविड हो गया, हम घर चले गए, तो हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये भी देखा गया है कि कई लोग जो माइल्ड केसेस होते हैं उनमें भी कई बार लंबे टाइम के बाद उनको प्रॉब्लम आ जाती हैं। कुछ केसेस में, मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ केसेस में, सब में नहीं, ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, और ये सीवियरिटी डिपेंड करती है कि आप कितने सीवियर रहे हो कोविड के दौरान। क्या आप वेंटिलेटर पे रहे, क्या आपको ऑक्सीजन दी गई, क्या आपको कुछ भी नहीं किया गया। तो माइल्ड केस था आपका, मॉडरेट केस था, सीवियर केस था, इसी पे आपकी रिकवरी भी डिपेंड करती है। जितना माइल्ड था वो जल्दी ठीक हो जाता है, जितना सीरियस था उसको उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मेन प्रॉब्लम जो लंग्स पे आती है, ज़्यादातर पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें थकान होती है, और एक बीमारी और होती है जिसको बोलते हैं पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम, यानी कि एक ऐसी थकान जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है और जिसका कि पता ही नहीं होता कि कब ठीक होगी। कई बार महीनों लग जाते हैं, कई बार सालों भी लग जाते हैं, लेकिन बहुत कम पेशेंट्स में होता है। लेस देन 10% केसेस में, 90% केसेस ठीक हो जाते हैं धीरे धीरे। अब एक चीज़ ये इशू आता है कि क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए इसके बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम में, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा या नुकसान हो सकता है। देखिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जो भी करें बहुत धीरे धीरे करें, और मैंने पहले भी बताया था कि एक हफ्ते तक 5 मिनट वॉक करें, अगले हफ्ते 10 मिनट वॉक करें, लेकिन बहुत धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। लेकिन अगर आपको वॉक करते हुए या छोटा मोटा काम करते हुए आपको सांस फूल जाती है, आपको छाती में दर्द होने लगता है, आपको बहुत थकान हो जाती है, वॉक बंद कर दें और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। एक तो ये, अगर आपको एक्सर्शन करने में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने में, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है इस दौरान, आपको अपनी ऑक्सीजन रेगुलर चेक करनी है ठीक होने के बाद भी। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको डिजीनेस रहती है, आपको बहुत थकान रहती है, आपको सांस लेने दिक्कत हो, तो अपनी ऑक्सीजन रेगुलर चेक करते रहें। अगर वो 92% से कम आती है या 94% से कम आती है, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, और क्या कर सकते हैं, एक पोस्ट एक्सर्शनल डीसैचुरेशन टेस्ट होता है, एक्सर्शनल डीसैचुरेशन टेस्ट। मैं स्पेशली उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि एक आपने देखा होगा 6 मिनट वॉक का एक टेस्ट था। एक टेस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज आपको, कि जिससे पता चल जाएगी कि आपके लंग्स कितना काम कर रहे हैं। ये टेस्ट है कि आपको पेशेंट को 40 कदम चलाना है, ठीक है। और पहले उनका ऑक्सीजन नोट कर लें सबसे पहले। और एक चीज़ और बोलूँगा, रेगुलर जब पल्स ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन चेक करेंगे तो 20 मिनट रेस्ट करने के बाद आपको ऑक्सीजन चेक करनी है, नंबर 1। नंबर 2, राइट मिडिल फिंगर या राइट थंब में देखना है, और थोड़ी देर के बाद जाके वो स्टेबलाइज होता है। ये नहीं कि लगाते ही एकदम से स्टेबलाइज हो जाए, ऑक्सीजन फ्लक्चुएट करता रहता है। और उसको स्टेबल रखें, हिलने ना दें, उंगली को किसी चीज़ पे रख लें, और जो मैक्सिमम रीडिंग है उसको नोट करना है, ना कि मिनिमम रीडिंग को। और काफ़ी टाइम लगेगा, अगर 1 मिनट भी लगता है तो लगने दें। और फ्लक्चुएशन नहीं, उंगली हिलनी नहीं चाहिए, ना नेल पॉलिश होनी चाहिए, ना नाखून बड़े होने चाहिए। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ आज आपको, ये बताने जा रहा हूँ कि एक
डीसैचुरेशन टेस्ट है, एक्सरसाइज डीसैचुरेशन टेस्ट। वो कैसे पता लगाएगा कि आपके लंग्स की हालत कैसी है? आपको 40 स्टेप तक पेशेंट को चलाना है। उसके बाद उसको 1 मिनट के लिए रोक देना है। उसके बाद उसको बोलना है कि वो ज़मीन पे बैठे और खड़ा हो जाए। समझे? 40 कदम चलाया, 1 मिनट के लिए रोका, बोला बैठो और खड़े हो जाओ। इसके बाद उसकी ऑक्सीजन नापनी है। पहले भी आपने ऑक्सीजन चेक करी, ये करने से पहले जब उसको चलाना था। अगर उसका इसमें 3% से ज़्यादा डिप हो जाती है तो ये एक सीरियस इशू हो सकता है। मतलब अगर आपका पहले वॉक करने से पहले अगर आपका 96% ऑक्सीजन था या 95% था, सपोज 95% था, और आपने 40 कदम चलाया, 1 मिनट उसको रोका और फिर उसको बोला कि नीचे बैठ के खड़े हो, और इसमें आपका 96 से वो सीधा 93 पे पहुंच गया या 94 से 91 पे पहुंच गया, 3% की अगर कमी आ जाती है आपकी ऑक्सीजन में, तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कोई ना कोई अभी अंदर लंग्स में प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम क्या चल रही होती है लंग्स में आखिर? ऐसा लंग्स में ये देखा गया है कि पोस्ट लंग फाइब्रोसिस, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट लंग फाइब्रोसिस, कि लंग्स जो होते हैं कि कई बार उनमें धीरे धीरे लंग्स स्पॉन्जी करैक्टर जो होता है वो हार्ड हो जाता है और उसकी वजह से लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये चीज़ है जिसमें कि हालांकि उसकी मेडिसिन से भी हैं, जितना जल्दी हम पता लगा लें इस चीज़ का। और कैसे पता लगाएंगे? एक तो ये कि 3-4 हफ्ते के बाद अपना एक्सरे रिपीट करा के देखें अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है। दूसरा, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी करा के देख सकते हैं, जैसे डी डाइमर, IL-6 वगैरह। उसके अलावा आप अपना सबसे बड़ी चीज़ ये कि 1 मिनट और क्या करा के देख सकते हैं आप? अपना CT स्कैन करा के देख सकते हैं, CT स्कैन चेस्ट करा के देख सकते हैं। तो जो भी आपका चेस्ट स्पेशलिस्ट या आपका फिजिशियन बोलेगा तो आपको वो टेस्ट एक बार कराने पड़ेंगे, जिसमें ज़्यादातर टेस्ट जो मैं बताता हूँ कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद भी अगर आपका पेशेंट स्टेबल नहीं है, उसकी सांस फूलती है, तो कौन कौन से टेस्ट आपको कराने चाहिए? नंबर 1, आपको एक्सरे कराना चाहिए। रूटीन टेस्ट तो करा के देख लो, जो भी छोटे मोटे ब्लड टेस्ट हैं। उसके अलावा जो है उसका एक्सरे कराओ, उसका इको कराओ और उसका CT चेस्ट कराओ। ये 3 टेस्ट ज़रूरी हैं कराने के लिए अगर पेशेंट की इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। ये 3 मेन टेस्ट हैं। ब्लड टेस्ट तो काफ़ी सारे हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था इस डीसैचुरेशन जो मैंने टेस्ट बताया, जो 40 मिनट वॉक करा के मैंने बताया कि अगर 3% से ज़्यादा की ऑक्सीजन डिप करती है तो ये एक सीरियस इशू हो सकता है। तो अब आगे बहुत सारे इश्यूज और भी आते हैं, जैसे कि दिमाग पे असर आ जाता है और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की थकान हमेशा के लिए रह जाती है, पूरी ज़िंदगी के लिए रह जाती है कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में। और मैं भी उसी का एक पेशेंट हूँ। मैं आज आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे बचपन में शायद ये वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, तो मेरे अंदर ये वायरस चला गया और उसने मेरी मसल पे असर डाल दिया और वो थकान मुझे आज तक नहीं गई है। भले ही मैं यहाँ पे कितना भी पॉजिटिव बन के आता हूँ आपके सामने, लेकिन मेरे लिए हर रोज़ एक चैलेंज होता है। हर रोज़ का जीना मेरे लिए एक चैलेंज होता है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये आसान काम नहीं है। क्या बोलूँ? फिर वो बोलूँगा कि काम तो दोस्तों करने हैं, चाहे हंस के कर या रो के कर, तू हाँ कर या ना कर तुझे करना तो पड़ेगा। तो चलो, ये था छोटा सा टॉपिक और पोस्ट कोविड सिम्टम के ऊपर और पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के ऊपर। और एक चीज़ और बोलूँगा कि कई लोगों में ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को हाई रिस्क वाले पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें आगे चल के कहीं खून का थक्का टूट के कहीं इधर उधर चला न जाए, जिसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं। तो खून को पतला करने की दवाइयाँ भी कई बार लंबे समय तक देनी पड़ती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और ये डिसाइड करेगा आपका डॉक्टर। तो छोटा सा टॉपिक था, फिर दोबारा लेकर आऊँगा पोस्ट कोविड सिंड्रोम, पोस्ट कोविड सिम्टम के बारे में। बहुत लंबा टॉपिक है। आज सिर्फ मुझे एक टेस्ट बताना था, ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आता रहूँगा ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक। और ज़िंदगी तो जीनी पड़ती है दोस्त, सच बता रहा हूँ। क्या बोलूँ, ज़िंदगी ने सब कुछ सिखा दिया मुझे कि मैं कैसे निकला हूँ इस पोस्ट कोविड पोस्ट वायरल सिंड्रोम से, पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम जो मुझे है। और ये टॉपिक में मैं वीडियो बना चुका हूँ क्रोनिक फटीग सिंड्रोम पे, आप लोग देख लें। और उसको देखने के बाद आप उन लोगों को जिनको कोविड हुआ है उनको बहुत हेल्प मिलेगी उस वीडियो से, मेरे जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के वीडियोज़ हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। बाय।